Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about windmill. So guys, अभी तक हमने क्या स्टडी किया? हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी में काफी सारे प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लिया. लाइक हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में स्टडी किया, देन हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में स्टडी किया, देन हमने बायोगैस प्लांट के बारे में स्टडी किया. नाउ अभी हम स्टडी करते हैं अबाउट विंडमिल. विंडमिल दैट इज जो विंड है, क्लियर, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम विंडमिल में डिस्कस करते हैं. तो विंडमिल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब अभी हम इसी सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद विंड एनर्जी. अब जब भी हमें विंडमिल के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि विंड एनर्जी क्या होती है. सो द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर होती है उसी को हम विंड बोलते हैं. नॉर्मली हमने शायद 9th क्लास में ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की हुई है. 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा that the vertical movement of the air is known as wind current while the horizontal movement of the air is known as the wind. जो एयर है उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसे हम विंड बोलते हैं, जबकि जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसे हम विंड करंट बोलते हैं. तो सिंपली जो मूविंग एयर है, जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है एयर, उसी को हम विंड बोलते हैं. एंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय विंड इज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड. सिंपली जो विंड है उसकी हाई स्पीड होती है, उसकी हाई स्पीड की वजह से ही जो एनर्जी है वो विंड में अवेलेबल होती है. इज दैट क्लियर that the energy possessed by wind is due to its high speed. Now the thing is that kinetic energy of wind is utilized for doing works like, जो kinetic energy होती है wind की उसे हम काफी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. लाइक हम उसे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज कर सकते हैं. We can use it in propelling sailboats in rivers and seas. सीज में, रिवर्स में जितने भी हमारी सेल बोट्स होती है उनकी प्रोपेलिंग के लिए भी हम विंड का ही यूज करते हैं, विंड की काइनेटिक एनर्जी को ही यूटिलाइज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वाटर लिफ्टिंग पंप टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से वाटर को पंप आउट करने के लिए भी वाटर लिफ्टिंग पंप्स में जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्राइंडिंग ग्रेन्स टू ऑब्टेन फ्लोर. फ्लोर को ऑब्टेन करने के लिए ग्राइंडिंग ग्रेन्स में भी हम क्या करते हैं, मतलब ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए भी हम विंड की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन जो मेन फैक्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का. तो अभी हम इस सेशन में वही स्टडी करेंगे कि कैसे विंड की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद विंडमिल. We saw in class 9 how unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiations generates air movement and cause wind to blow. मैंने आपको बताया था ना, अभी हम 9th क्लास में ये वाली चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड मास की या वाटर बॉडीज की, जो सोलर रेडिएशंस होते हैं वो अनइक्वल हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो एयर मूवमेंट होता है, जब एयर मूवमेंट जनरेट होता है तो विंड्स ब्लो होती है. क्लियर? The kinetic energy of the wind can be used to do the work. और जो kinetic energy रहती है wind की उसका हम यूज कर सकते हैं अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए. The energy was harnessed by windmills in the past to do mechanical work. पास्ट में क्या किया जाता रहा था, उसमें हमेशा जो kinetic energy होती थी wind की उसको हमने mechanical work परफॉर्म करने के लिए यूज किया. For example, in water lifting pump हमने उसे वाटर लिफ्टिंग पंप में यूज किया. The rotatory motion of windmill is utilized to lift water from a well. जो वाटर लिफ्टिंग पंप्स हैं उनमें जो रोटेटरी मोशन होता है विंडमिल का, उसे हमने यूटिलाइज किया वाटर को वेल से लिफ्ट करने में. एंड टुडे विंड एनर्जी इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और अभी क्या होता है, अभी के टाइम में जो विंड एनर्जी है उनका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने के लिए करते हैं. A windmill essentially consists of a structure similar to large electric fan that is erected at some height on a rigid support. जो हमारी विंडमिल होती है वो क्या होती है, नॉर्मली एक फैन की तरह होती है, लार्ज इलेक्ट्रिक फैन की तरह होती है. जो फैन जो इरेक्ट है काफी हाइट पे और एक रिजिड सपोर्ट के साथ स्टैंड मतलब से खड़ा हुआ है. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये विंडमिल है, ये कोई भी एक रिजिड सपोर्ट दी हुई है और एक हमने फैन की शेप में यहाँ पे हमने जो ब्लेड्स हैं वो लगाए हुए हैं. क्लियर?
तो विंड मिल का यूज हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, जब हम विंड मिल से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे तो जो उसके फैंस हैं, दैट इज जो उसके ब्लेड्स हैं, उनको रोटेट करना होगा। और वो रोटेशन किसके बेसिस पे होगा, किसकी वजह से होगा? जो विंड है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। काइनेटिक एनर्जी उसमें क्यों होगी? क्योंकि विंड की स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी विंड पजेस करती है, जिसकी वजह से वो कैपेबल होती है इनको रोटेट करने के लिए। और इनके रोटेट होने के साथ साथ में क्या होता है, जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन होता है, जिससे हम वाटर लिफ्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। सिंपली सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो रोटेटरी मोशन होता है विंड मिल का, उसे हम यूज करते हैं टर्बाइन को टर्न करने के लिए। टर्बाइन टर्न होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल जनरेटर में जो मैकेनिकल वर्क है वो हो रहा है। क्लियर? द आउटपुट ऑफ अ सिंगल विंड मिल इज क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। अब क्या होता है, जो विंड मिल रोटेट होती है, टर्बाइन को रोटेट करती है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो क्वाइट स्मॉल रहती है। दैट इज जो सिंगल विंड मिल से जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो काफी स्मॉल होता है, जिसे हम किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। Therefore, a number of windmills are erected over a large area, which is known as wind energy farm. इसीलिए काफी नंबर्स में विंडमिल्स को एक लार्ज एरिया में इरेक्ट किया जाता है, जिसको हम विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। दैट इज विंड एनर्जी फार्म में काफी सारे विंडमिल्स को हम वहां पे कनेक्ट कर देते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। The energy output of each windmill in a farm is coupled together to get electricity on a commercial scale. जो भी एनर्जी आउटपुट होता है हर एक विंडमिल का, फार्म में जितने भी विंडमिल अवेलेबल है उनका जो एनर्जी आउटपुट होगा उसे एक दूसरे के साथ कपल कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी हाई प्रोड्यूस होती है जिसका हम यूज कमर्शियल स्केल पे कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आया आपको? विंडमिल में क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता, एक रिजिड सपोर्ट के साथ हम जो विंडमिल है कि जो फैंस है उसको सिचुएट कर देते हैं। जब विंड ब्लो होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो उसके फैंस है, दैट इज जो उसके ब्लेड्स है वो टर्न होते हैं। टर्न होने से टर्बाइन टर्न होता है, टर्बाइन टर्न होने से जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उसकी शाफ्ट टर्न होती है, तो जो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सिंपली जो विंड एनर्जी है फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एक एफिशिएंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी में हमें कुछ भी ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए होती, ज्यादा एक्सपेंसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की बात करते हैं। बट देयर आर मैनी लिमिटेशंस इन हैरेसिंग विंड एनर्जी। लेकिन विंड एनर्जी को हैरेस करने वाली काफी सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे फर्स्टली, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोस प्लेस वेयर विंड ब्लो फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्मली जो विंड एनर्जी फार्म्स है हमें ऐसे प्लेस पे एस्टैब्लिश करने होते हैं जहाँ पे जो विंड है वो पूरी साल ऑब्वियसली ब्लो करती रहे, क्योंकि जब विंड ब्लो होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यदि विंड ब्लो ही नहीं होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सिंपली हमें ऐसे पास पे ऐसी जगह पे विंड एनर्जी फार्म्स को एस्टैब्लिश करना पड़ता है जहाँ पे विंड ब्लो करती रहे। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर to maintain the required speed of the turbine. टर्बाइन की जो रिक्वायर्ड स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए जो विंड स्पीड है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, वरना उससे ज्यादा ही हमें रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? Furthermore, there should be some backup facilities like storage cells to take care of energy needs during a period when there is no wind. साथ ही साथ में हमें कुछ बैकअप फैसिलिटीज भी रखनी होती है, जैसे हमें स्टोरेज सेल्स हुई, क्योंकि ऑब्वियसली इन केस यदि विंड ब्लो नहीं हो रही है, कोई भी विंड नहीं है, तो उस पीरियड में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल होती रहे, इसलिए हमें बैकअप फैसिलिटीज भी रखनी पड़ती है।
Establishment of wind energy farms require large area of land. Obviously wind energy farms के establishment के लिए हमें large area चाहिए होता है land का. And for a 1 megawatt generator, the farm need about 2 hectare of land. 1 megawatt generator के लिए तो किसी भी farm को about 2 hectare lands की requirement होती है. The initial cost of establishment of farm is quite high. और simply जो initial cost होती है किसी भी farm को establish करने की वो भी high होती है. Moreover, since the tar and blades are exposed to the vagaries of nature like rain, sunstorms and cyclones, they need a high level of maintenance. और यदि जो भी हमारे टार या ब्लेड्स हैं उन्हें नेचर की कोई भी प्रॉब्लम्स जैसे रेन, सन, स्टॉर्म्स या साइक्लोन की वजह से यदि वो एक्सपोज हो गए तो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें हाई लेवल चाहिए होती है. दैट इज उनकी मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत होती है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हैरेश करते हैं विंड एनर्जी को. क्लियर? अब बात आती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या होंगे? सिंपली मैंने अभी आपको बताया दैट इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली. सबसे पहले ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. और ये रिन्यूएबल एनर्जी की एक एफिशिएंट सोर्स है. इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए इसको कोई भी रिकरिंग एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. जो विंड एनर्जी है वो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है. क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट विंड एनर्जी. नाउ इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज हाउ इज द स्लरी लेफ्ट इन अ बायोगैस प्लांट इन द एंड यूज्ड. बायोगैस प्लांट में जो स्लरी रह जाता है एंड में उसका यूज हम कैसे करते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, slurry left in a biogas is used as manure since it is रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. जो भी स्लरी बायोगैस में रह जाता है उसे हम मैन्योर की तरह वर्क करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में रिच रहता है. दैट इज इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की एक बेटर क्वालिटी प्रेजेंट रहती है. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं उनकी हेल्थ के लिए. तो ऑब्वियसली जो उसे हम एज अ मैन्योर यूज करेंगे तो जो प्लांट्स हैं उनको बेटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उनकी ग्रोथ एक बेटर वे में होगी. दैट इज द रीजन slurry left behind or we can say in a biogas is used as manure since it is rich in nitrogen and the phosphorus. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट विंड एनर्जी. फर्स्ट हमने स्टडी किया विंड एनर्जी क्या होती है, उसमें एनर्जी प्रोसेस कैसे करती है विंड. अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया कि जो विंड एनर्जी फार्म्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, विंड से हम कैसे वाटर लिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज जो विंड एनर्जी है उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो विंड एनर्जी को हराश करते हैं. उसके साथ साथ हमने स्टडी किया अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.